चलिए सभी दोस्तों को नमस्कार। आज हम लोग सीखेंगे फिजिक्स का वन शॉट रिवीजन ऑब्जेक्टिव। तो आप लोग को तैयारी ठीक ठाक चल रहा होगा। अब हम लोग सीखेंगे, आज का टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेट और मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट। किस किस टॉपिक आज हम लोग कवर करेंगे? स्थिर वैद्युतिकी को, स्थिर वैद्युतिकी में भी 3 टॉपिक आता है, विद्युतीय विभव है, गॉस थ्योरम है और संधारित्र और धारिता है। इसके बाद आपको करंट मिलता है, इसके बाद चुंबक है, चुंबकत्व आ गया आपका, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण हो गया और प्रत्यावर्ती धारा हो गया। तो और हम लोग जो है इस टॉपिक का ऑब्जेक्टिव पार्ट देखने वाले हैं कि किस प्रकार से ये क्वेश्चन बन रहा है, कहां से थ्योरी से क्वेश्चन उठ रहा है, इसे हम देखेंगे। तो वीडियो को बने रहिए लास्ट तक। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप लोग को मिला होगा कि ये 2 वर्डों से मिलकर बना हुआ है, इलेक्ट्रो प्लस स्टेट। इलेक्ट्रो प्लस स्टेट। इलेक्ट्रो मीन्स क्या होता है? इलेक्ट्रो मीन्स होता है चार्ज, स्टेट मीन्स होता है पोजीशन ऑफ रेस्ट। ये रेस्ट पोजीशन की बात करता है, तो इसीलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टेट या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अर्थात आप लोग पढ़े होंगे कि जब आवेश विराम की अवस्था में होता है तो इसे क्या कहते हैं? स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। और इसमें सबसे पहला पॉइंट आ गया आवेश, क्या आ गया? मिल गया क्यू, कि आवेश को क्यू द्वारा सूचित करते हैं और क्यू बराबर फॉर्मूला मिलता है आई टी। अब यहां से याद रखना है क्यू बराबर आई टी, तो आई बराबर क्या मिल जाएगा? क्यू बटा टी। आई बराबर क्या हो जाएगा? मात्रक की अगर बात कर लेते हैं इसका, तो मात्रक मिल जाएगा धारा है, आई क्या है? धारा, टी है समय। एक क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि धारा और समय के गुणनफल को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा धारा और समय के गुणनफल को आवेश कहते हैं। अब देखिए धारा का जो मात्रक है वो क्या जा रहा है? एम्पियर, और समय का मात्रक आ जाएगा, क्या मिल जाएगा? सेकंड। क्या हो जाएगा? सेकंड। और एम्पियर सेकंड बराबर होता है कूलम। तो एक क्वेश्चन यहाँ से ऐसे भी बन जा रहा है, एम्पियर सेकंड किसके तुल्य है? तो कूलम का। एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है? आवेश का। आगे इसी टॉपिक में देखेंगे तो आवेश का अन्य मात्रक भी मिलेगा सीजीएस सिस्टम में, पूछ देगा। इन सीजीएस सिस्टम यूनिट ऑफ चार्ज, सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक क्या होता है? तो इसमें भी आप पढ़े होंगे कि सीजीएस सिस्टम में जो आवेश का मात्रक है वो कितने मिलते हैं? तो आवेश का जो मात्रक है सीजीएस सिस्टम में भी 2 होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो पहला पढ़े होंगे आप कि एक ESU में होता है, दूसरा EMU में होता है। फर्स्ट किस चीज में होती है? ESU में फर्स्ट होता है ESU और सेकंड होता है EMU। एक तो आ गया आपका एसआई सिस्टम में आवेश का मात्रक जो देखे हम लोग वो क्या देख रहे हैं? वो देखे कूलम। अब याद रखिएगा एसआई पद्धति में आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम होता है। सीजीएस पद्धति में 2 मात्रक आते हैं, ESU, एक होता है EMU। ESU का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? ESU का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं स्टेट कूलम, इसलिए इसको डिनोट करते हैं एससी। और EMU को शॉर्ट में बोलते हैं एसी, अब्सोल्यूट कूलम। और ये तीनों के बीच में कूलम, स्टेट कूलम और अब्सोल्यूट कूलम के बीच में रिलेशन होता है 1 केसी बराबर 10 कूलम बराबर 3 गुने 10 के पावर 10 स्टेट कूलम। अब यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। फिर पढ़े होंगे मौलिक कण जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसका खोज करता कौन है? जीटीसी। आप लोग को याद रखना है कौन है? इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया है? गोल्डस्टीन। प्रोटॉन कौन किया? जी गलत कर लिया। यहाँ पर आपको बनाना है पेन। क्या बनाना है? पेन। पेन इक्वल टू याद रखिएगा जीटीसी। प्रोटॉन का खोज कौन किया? तो याद रखिएगा गोल्डस्टीन। इलेक्ट्रॉन पूछेगा तो याद रखिएगा थॉमसन। क्या रखिएगा? थॉमसन। न्यूट्रॉन पूछेगा याद रखिएगा चैडविक। तो यहाँ से 1 नंबर हमारा आ जा रहा है। पूछता है आवेश क्या होता है? तो प्रोटॉन पे जो चार्ज है वो प्लस है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस है, न्यूट्रॉन पे चार्ज 0 होते हैं। कितनी चार्ज होती है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन पे? तो प्रोटॉन पर पढ़े होंगे प्लस 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितनी हो जाती है? तो माइनस में 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। और न्यूट्रॉन पे जो चार्ज है वो 0 हो जाती है। अब यहाँ से एक मस्त क्वेश्चन पूछता है कि देखिए इलेक्ट्रॉन को हम टर्म देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम है। तो क्वेश्चन आता है कि 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो यहाँ से हम निकालते हैं तो आ जाता है 0.625 गुने 10 के पावर 19 इलेक्ट्रॉन। और इसी पार्ट को हम सोल्व करते हैं तो मिलता है 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। याद रखना आप लोग को 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं?
1 कूलम आवेश में जो है इलेक्ट्रॉन होते हैं कितना 6.25 गुने 10 की पावर 18। और यहाँ से भी क्वेश्चन आपको उठता है कि एक एब्सोल्यूट को स्टेट कूलम में बदलिए या कूलम को स्टेट कूलम में बदलिए या स्टेट कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस तीनों रिलेशन को ड्राइव कर लीजिएगा आप कि एक एब्सोल्यूट कूलम में कितने कूलम होंगे, एक एब्सोल्यूट कूलम में कितने स्टेट कूलम होंगे, एक कूलम बराबर कितने एब्सोल्यूट कूलम होंगे, एक कूलम बराबर कितने स्टेट कूलम होंगे, एक कूलम बराबर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। अगला क्वेश्चन इसी से बदल जाएगा कि एक स्टेट कूलम में कितने एब्सोल्यूट कूलम होंगे, एक स्टेट कूलम में कितने कूलम होंगे, एक स्टेट कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये क्वेश्चन को आप ड्राइव करिए। आगे हम लोग सीखते हैं कि अब जो चार्ज है, तो चार्ज का जो बारे में प्रॉपर्टी जो पढ़े होंगे आप लोग, वो पढ़े होंगे चार्ज जो है सबसे पहले घर्षण के द्वारा इसकी उत्पत्ति हुई थी। किसके द्वारा? घर्षण के द्वारा। चार्ज के बारे में सबसे पहले जो है ठीक है थेल्स ने बतलाया। इसके बाद जो है कि चार्ज दो प्रकार का होता है, डी डुबे ने बतला दिया। चार्ज प्लस माइनस होता है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बतला दिए। दो आवेशों के बीच में बल भी लगता है। अगर सजातीय आवेश है तो विकर्षण का बल लगेगा, अगर विजातीय आवेश है, अगर एक प्लस एक माइनस है तो उसके बीच आकर्षण का बल लगता है, जिसके बारे में कूलम ने बतलाया। अब कहता है कि घर्षण विधि से जब थेल्स ने बतलाए थे तो कहे थे कि यदि दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो उस पर क्या उत्पन्न होती है? आवेश हो रही है। जैसे बिल्ली के खाल और एबोनाइट के छड़ लिए थे उन्होंने, तो क्या हुआ था? तो अब यहाँ पर याद रखिएगा कि बिल्ली का खाल हो, फलालेन हो, कांच हो, रुई हो, रेशम हो, रबड़ हो, गंधक हो, एबोनाइट हो। ऊपर वाला जो पार्ट है वो प्लस होगा, नीचे वाला पार्ट जो है माइनस। इसमें से कोई दो को कंपेरिजन कर ले आपके पास कि जैसे दे दिया कि एबोनाइट की छड़ को बिल्ली के खाल से रगड़ दिया जाए तो बिल्ली के खाल पर क्या होगा। तो याद रखिएगा यहाँ पर दो टर्म है कि बिल्ली के खाल जो है वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, और एबोनाइट क्या हो जा रहा है? निगेटिव। अब याद रखिएगा में कि जो पार्ट कड़ा होगा, जो पार्ट कड़ा होगा वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा, ग्रहण कर देगा, अर्थात उस पर जो चार्ज है वो निगेटिव होगा। जो पार्ट जो मुलायम में होगा क्या होगा? मुलायम, वो क्या करेगा? त्याग कर देगा, तो उस पर चार्ज हो जाएगा पॉजिटिव। दूसरा अगर दे दिया कांच को रेशम से, रेशम को कांच के साथ रगड़ दिया जाए तो कांच पर क्या होगा? तो कांच देखिए तो कांच पर हो जाएगा प्लस चार्ज। कांच ऊपर वाला में हो गया, रेशम नीचे, यहाँ इस पर आ जाएगा उल्टा। तो कुछ चीज में अपवाद भी चलेगा। रेशम को रबड़ के साथ रगड़ दिया जाए तो रेशम पर प्लस हो जाएगा, रबड़ पर माइनस। तो ये वाला आप पार्ट याद रखिएगा। आगे देखते हैं। आगे आपको आता है कि जो आवेश है, आवेश के बारे में आप पढ़े होंगे कि आवेश प्लस माइनस, आवेश प्लस माइनस होता है। इसमें क्वेश्चन क्या क्या बनता है? तो इसमें अब आता है विद्युतीय विभव और क्षेत्र। पहला टॉपिक आता है विद्युतीय विभव और क्षेत्र। तो पहला टॉपिक से हम लोग देखते हैं। पहला है विद्युतीय विभव और क्षेत्र में क्या क्या क्वेश्चन है। विद्युतीय विभव और क्षेत्र में क्या क्या क्वेश्चन है, इसमें देखिए ऑब्जेक्टिव टर्म देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन हमें मुख्य थ्योरी को देखना है ताकि हमारी कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, तब जाकर हमारा जो परिणाम है वो भी क्लियर होगा। अब विभव में पहला क्वेश्चन जो आता है वो विभव से आता है। विभव, विभव में होता है V बराबर W बट्टा Q। Q क्या है? आवेश, W क्या है? कार्य। तो यहाँ से भी पढ़े होंगे कि एक इकाई धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विद्युतीय विभव कहते हैं। और V बराबर मिला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बट्टा में R। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आ गया, किसी बिंदु आवेश के कारण, क्या क्वेश्चन जा रहा है दूसरा? किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युतीय विभव का मान कितना होता है? तो याद रखेंगे किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युतीय विभव का जो मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुने कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुने Q बटा में R। अब तीसरा क्वेश्चन आ जाएगा कि किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युतीय क्षेत्र का मान क्या होता है? कहता है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट एनी पॉइंट। तो किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर जो है हम लोग अगर निकालते हैं r दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये मिलता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा में R स्क्वायर। तो ये आपको याद रखेगा। अब इसमें आता है कि ये जो 1/4 पाई है ये जो है नियतांक है। क्या है? नियतांक। इसको विद्युतशीलता नियतांक भी बोलते हैं, जिसे के द्वारा भी सूचित करते हैं। और ये जो अपसीला नोट है ये भी एक विद्युतशीलता परमिटिविटी कांस्टेंट है, जिसको अपसीलन, इससे अपसीलन बोलते हैं। जीरो लग गया है तो अपसीलन नोट बन गया है। ये छोटी छोटी पॉइंट को आप याद रखेंगे। तो इस पे 3 क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन आता है आपका कि अब ये जो विभव है
तो आवेश के कारण चारों ओर अगर बल लगता है, यस आवेश है, इसके चारों ओर अगर बल का अनुभव होता है, क्या हो जाए बल, तो इस जो क्षेत्र बनता है उस क्षेत्र को हम लोग विद्युतीय क्षेत्र में बोलते हैं। और विद्युतीय क्षेत्र बराबर होता है एफ बटा में क्यू, एफ बटा में क्यू। जब किसी आवेश के कारण उसके चारों ओर क्या लगने लगता है, बल लगने लगता है। जैसे ये चार्ज मान लिया जाए और इसके चारों ओर फोर्स क्रिएट हो जाए, तो इस क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युतीय क्षेत्र। तो याद रखेंगे E बराबर एफ बटा में क्यू आ गया। तो यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, यहां से इसी चीज टर्म को आपको ऑप्शन बनाकर ऑब्जेक्टिव में डाल सकता है। तो यही एक पॉइंट को हम रिवीजन करवा रहे हैं, इसे आप याद रखेंगे। अब देखिए हम लोग 4 क्वेश्चन देख लिए, आगे हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा विद्युतीय विभव देख लिए, विद्युतीय क्षेत्र देख लिए। अब आता है विद्युतीय क्षेत्र का जो दिशा है वो किधर होती है, विद्युतीय डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी पूछता है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो याद रखिएगा एक प्लस चार्ज है या माइनस चार्ज है। तो इस प्रकार से ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बनाता है विद्युतीय क्षेत्र जो है, तो ये जाता है प्लस से माइनस की ओर। तो याद रखेंगे विद्युतीय क्षेत्र की जो दिशा होती है वो प्लस से दूर और माइनस की ओर होती है, प्लस से दूर और माइनस की ओर होती है, ये आप याद रखेंगे। विद्युतीय बल रेखा प्लस धन आवेश से ऋण आवेश की ओर गमन करती है, विद्युतीय बल रेखा धन आवेश से ऋण आवेश की ओर गमन करती है, एक दूसरे को नहीं काटती है, क्योंकि अगर एक दूसरे को काट देगी तो इस कटान बिंदु पे दो डायरेक्शन मिल जाएंगे, जो कि संभव नहीं है, इसीलिए एक दूसरे को नहीं काटती है। अगर विद्युतीय आगे आता है विद्युतीय बल रेखा पे, विद्युतीय बल रेखा पे यदि हम कोई टेंजेंट ड्रा कर देते हैं, स्पर्श रेखा खींच देते हैं, तो विद्युतीय क्षेत्र की जो है वो दिशा मिल जाती है कि इसका विद्युतीय क्षेत्र का जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि अब इसमें आता है विद्युतीय द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव। अब द्विध्रुव क्या होता है, तो द्वि का मतलब आ गया दो, द्वि का मतलब क्या हो गया दो, ध्रुव का अर्थ क्या हो रहा है, यहाँ पर आवेश के लिया जा रहा है विद्युत द्विध्रुव, तो ये मिलेगा प्लस और माइनस से लिया गया है। अब इसे क्या कर रहा है जो समझिए, कहता है कि यदि आपका समान मान और विपरीत प्रकृति के दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, विद्युतीय द्विध्रुव कहते हैं। और इसकी बीच की लंबाई है 2L 2X 2B 2A के फॉर्म में होती है। अब इसमें याद रखना है कि यदि इस पे चार्ज Q है, इस पे भी चार्ज Q है, यदि विद्युतीय द्विध्रुव के किसी एक मान को बीच की दूरी से गुना कर लेते हैं, विद्युतीय द्विध्रुव के किसी एक मान को बीच की दूरी से गुना कर लेते हैं, तो विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण की प्राप्ति हो जाती है। अब आगे याद रखना है कि यदि ये विद्युतीय द्विध्रुव बन गया, विद्युतीय द्विध्रुव, तो इसकी दिशा किधर होती है, तो ये याद रखिएगा, ये हमेशा जो होगा माइनस से प्लस की ओर होगा, अर्थात तो माइनस से दूर और प्लस की ओर, प्लस की ओर। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण में दिशा पूछ दे आपसे तो याद रखिएगा माइनस से दूर और प्लस की ओर, ये भी एक ऑब्जेक्टिव बन जा रहा है। आगे कहता है कि यदि इसी पॉइंट से इस वाले एक्सियल कंडीशन में चला जाए किसी को कोई पॉइंट, तो इसको हम लोग अच्छी स्थिति बोलते हैं। यदि आपका ये डायपोल था, ये डायपोल था, यदि इसके अपोजिट डायरेक्शन में इधर कोई पॉइंट खड़ा हो जाए तो ये वर्टिकली हो गया, तो ये जो पॉइंट बनाएगा इसके साथ में इसको बोलते हैं निरक्षीय, इसको बोलते हैं निरक्षीय, इसको बोलते हैं अक्षीय। ये एक्सियल कंडीशन कहलाता है और ये जो है इक्विटोरियल कंडीशन कहलाता है, इक्विटोरियल। तो ये आपको याद रखिएगा अक्षीय और निरक्षीय। तो यहाँ से भी दो क्वेश्चन आप लोग पढ़े होंगे और यही सब क्वेश्चन जो है शॉर्ट में और लॉन्ग में डेरिवेशन के लिए प्रूव्ड करने के लिए भी आता है। तो अब क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, क्वेश्चन है विद्युत द्विध्रुव के कारण। अब देखिए क्वेश्चन है विद्युत द्विध्रुव के कारण, क्या क्वेश्चन बन गया कि विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में। अब यहां से दो क्वेश्चन बनेगा आपको, एक बन जाएगा विभव का मान क्या होता है, दूसरा बनेगा विद्युतीय क्षेत्र का मान क्या होता है, विद्युतीय क्षेत्र का मान क्या होता है।
ये देखिए प्रश्न जो है आपको सब्जेक्टिव में भी डाल सकता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में भी डाल सकता है, तो इस ऐसे प्रश्न को आप इग्नोर ना करें। विभव का मान जो है इस वाले फिगर जो है, फिगर ध्यान दे लेंगे, ये माइनस क्यू ए प्लस क्यू, बीच की दूरी 12, तो इसकी मिडिल पॉइंट ओ लेते थे, यहाँ से आर दूरी पर जैसे कोई पॉइंट पी है यहाँ पे, तो अब यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी, आर माइनस एल हो जाएगी, और यहाँ से जो यहाँ तक दूरी है वो कितना हो जाएगा, आर प्लस में एल हो जाएगा। तो इस वाले कंडीशन में आप पढ़े होंगे विद्युतीय विभव का जो मान है वो मिलता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुने, क्या मिलता है आपको याद है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ई में भी मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों तो टर्म कॉमन है। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यही पार्ट में गड़बड़ होगा, इसमें याद रखिएगा P/r², P/r², इसमें याद रखिएगा क्षेत्र जो पूछ दे 2P/r³ मिलेगा, क्या मिल जाएगा, 2P/r³। अब आता है बात अक्षीय की जगह पूछ दे निरक्षीय में, कहा पूछ दे, निरक्षीय स्थिति कर देगा, तो निरक्षीय स्थिति में भी दो क्वेश्चन बन जाएंगे, एक बनेगा विभव, एक बनेगा क्षेत्र। विभव कितना होगा, क्षेत्र कितना होगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट करके इसको सोल्व करते हैं तो ए चला जाता है 0। विद्युतीय क्षेत्र निकालोगे मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r³, P/r³। तो अब देखिए जो विद्युतीय क्षेत्र है अच्छी स्थिति में 2P/r³ आ रहा है, और निरक्षीय में जाते हैं तो P/r³ आता है। फिर इसी में पढ़ोगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वाले स्थिति में, कि एक अगला क्वेश्चन क्या बन जा रहा है कि एक समान विद्युतीय क्षेत्र में, एक समान विद्युतीय क्षेत्र में विद्युतीय द्विध्रुव को रखने से लगने वाले बलाघूर्ण, तो बलाघूर्ण क्या होता है, तो बलाघूर्ण बराबर होता है बल गुने बल बाहु, जिसको हम लोग टॉर्क बोलते हैं। तो कहता है कि यदि कोई ये ऑब्जेक्ट है, इस पे कोई ऐसे डायरेक्ट धक्का दे, तो ये अगर क्या होता है बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाता है, तो ये सिर्फ बल है। लेकिन कोई इधर से धक्का दे के, इधर से कोई धक्का दे और ये क्या करे, ये नचना शुरू कर दे, नचना शुरू कर दे, तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका, जैसे मार्कर है, इधर से धक्का दिए, इधर से खींच लिए, तो इस पर ये जो लगेगा ये बलाघूर्ण होगा। तो बलाघूर्ण कितना मिल जा रहा है, तो याद रखिएगा कि एक समान विद्युतीय क्षेत्र में, एक समान विद्युतीय क्षेत्र में यदि कोई द्विध्रुव को रखा गया, यहाँ पर प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज, इधर से ये धक्का दे, इधर से टेल ले, तो यहाँ पर ये जो डायरेक्शन बनना, ये वाला बन गया बलाघूर्ण, क्या बन गया, बलाघूर्ण, या इसी को बोलते हैं बल बाहु। बल बाहु क्या होता है, तो अगर इसके कंपोनेंट थीटा है और अभी पढ़े द्विध्रुव में जो बीच की लंबाई होती है वो 12 है, तो अब देखो मैथ के अकॉर्डिंग ये वाला भाग बन गया लंब, और लंब निकालना है, कौन दे रखा है, कर्ण भी है, तो कौन सा इक्वेशन, साइन थीटा, क्या पढ़ा है, लंब बटा में कर्ण, तो साइन थीटा का साइन थीटा लंब हमें निकालना है, और कर्ण दे रखा 12, तो लंब बराबर हो रहा है 12 साइन थीटा, तो यही वाला है बल बाहु। अब इसमें लगने वाला जो बलाघूर्ण है वो टॉर्क बराबर याद रखिएगा पीई साइन थीटा होता है, पीई साइन थीटा। जब इसी को हम लोग सदिश निरूपण में लिखते हैं वेक्टर के फॉर्म में, तो वेक्टर फॉर्म में जब साइन थीटा रिमूव होता है तो पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट आता है, तो पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर आप लोग याद रखिएगा, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, पीई साइन थीटा। आगे आता है कि अगर आपको यही एक समान विद्युतीय क्षेत्र है, एक समान विद्युतीय क्षेत्र है, और इस पर जो बलाघूर्ण लग रहा था द्विध्रुव के कारण, ये प्लस क्यू के कारण और माइनस क्यू के कारण, ये अब ये घूमना शुरू कर दिया, यहाँ से घूमना शुरू कर दिया, घूमते हुए इस डायरेक्शन से यहाँ प्लस क्यू से, ठीक है, ये यहाँ पर आ गया, तो ये थीटा 1 से थीटा 2 कोण तक घूम गया, तो इसमें जो घूमने में जो कार्य हुआ वो कितना हुआ, तो याद रखिएगा यहाँ पर जो कार्य होता है वो पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 आता है, कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 आ जाता है। तो ये हम लोग देखें विद्युत ये क्षेत्र और विद्युतीय विभव से रिलेटेड क्वेश्चन। अब हम लोग सीखेंगे गॉस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन।
अब देखिए क्या देखना है, गॉस थ्योरम। सेकंड नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या रहा है, गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम पढ़े होंगे, किसी बंद पृष्ठ के कारण इससे गुजरने वाले विद्युतीय फ्लक्स आवेश और विद्युतशीलता नियतांक के अनुपात के बराबर होता है। चार्ज इनक्लोड बाय एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोड बाय एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू हो गया, क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है चार्ज इनक्लोड बाय एनी क्लोज सरफेस इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब पढ़े होंगे कि यदि कोई आवेश है, आवेश के कारण क्या होता है, चारों ओर क्षेत्र बनते हैं। जैसे अभी बतलाया कि जैसे ये कोई चार्ज है, चार्ज पार्टिकल, तो इसके कारण चारों ओर क्या बन जाएंगे, क्षेत्र बन जाएंगे। कौन सा क्षेत्र, जब इसे विद्युतीय क्षेत्र बनेगा और इसके संपर्क में कोई एक इकाई क्षेत्रफल वाले धातु रख दीजिए। तो कहता है कि जब किसी एक इकाई क्षेत्रफल वाले धातु के जदरे से जितना विद्युतीय बल रेखा गुजरता है उसी को हम लोग बोलते हैं विद्युतीय फ्लक्स। और फाई बराबर याद रखिएगा, फाई बराबर क्या मिलता है, एडीएस कोस थीटा। और गॉस प्रमेय में क्या मिलता है, फाई बराबर क्यू बट्टा एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पूछ देता है कि गॉस प्रमेय में विद्युतीय फ्लक्स आवेश का कितना गुना होता है, तो याद रखिएगा 1 बट्टा एप्सिलॉन नॉट गुना विद्युतीय फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स में पढ़े एडीएस कोस थीटा। अब यहां से दे देता है निम्न में कौन सी है, तो ऑप्शन आपको एडीएस करके भी दे सकता है, ई वेक्टर डॉट डीएस। अब देखिए cos थीटा हटता है तो आपको क्या आता है, डॉट, और sin थीटा हटता है तो आता है क्रॉस। पढ़े होंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर में कि जब डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं हम लोग तो ए बी cos थीटा लिखते हैं, और उसी प्रकार से जब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट हटाते हैं तो sin थीटा लिखते हैं। तो ये बात तो समझ में आ गई आप लोग को। तो फ्लक्स में क्या मिल रहा है, ई वेक्टर डॉट ए के रूप में भी दे सकता है, ई वेक्टर डॉट डीएस के रूप में भी दे सकता है, या ईडीएस cos थीटा के रूप में भी दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसी आवेशित खोखले बंद पृष्ठ के कारण, किसी आवेशित खोखले बंद पृष्ठ के कारण, वहां पर 3 क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन कई बार आपको रिपीट कर चुका है। क्या क्वेश्चन है कि खोखले गोले के सतह पर विद्युतीय क्षेत्र का मान क्या होता है। दूसरा आता है खोखले गोले के सतह से बाहर किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का मान क्या होता है। तीसरा क्वेश्चन जो पूछ रखा है कई बार कि खोखले गोले गोल चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र का मान क्या होता है। तो अब यहाँ पर याद रखना है कि यदि सतह पर होता है तो यहाँ पर गॉस प्रमेय का उपयोग हम लोग करते हैं। गॉस प्रमेय क्या होता है कि गॉस प्रमेय, गॉसीय सतह, यह एक हम लोग काल्पनिक बंद पृष्ठ का रचना करते हैं जिससे हम लोग क्या करते हैं, गॉसियन सरफेस कहते हैं। और इसमें विद्युतीय क्षेत्र जो मिलता है ई बराबर हम लोग पढ़े थे बिंदु आवेश के कारण, क्या पढ़े थे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बट्टा में क्या मिल जाएगा, क्यू बट्टा में आर का स्क्वायर। अब अगर ये आपको आवेशित खोखला गोल चालक है बाहर जाना है तो ये दूरी आर ले लेते हैं, तो यहाँ विद्युतीय क्षेत्र मिल जाएगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बट्टा में आर स्क्वायर। इस टर्म को भी याद रखिएगा। खोखले गोल चालक के कारण गोल चालक से बाहर स्थिर बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का मान क्या मिलता है, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बट्टा में आर स्क्वायर। अब देगा गोल चालक के अंदर पूछेगा तो याद रखिएगा विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता का जो मान है वो 0 होता है। इसमें सीखे फ्लक्स, फ्लक्स क्या मिल जा रहा है, फाई बराबर ईडीएस cos थीटा। इसी cos थीटा को हटा रहे हैं तो ई वेक्टर डॉट डीएस या ई वेक्टर डीएस जो है वो क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल को हम लोग एरिया बोलते हैं, इसीलिए ई वेक्टर उस डॉट ए वेक्टर के रूप में लिख रहे हैं। यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट टर्म हम लोग देखते हैं कैपेसिटी एंड कैपेसिटर। चलिए क्या देख रहे हैं, आगे देख रहे हैं हम लोग कैपेसिटी एंड कैपेसिटर। इस टॉपिक में देखिए क्या मिल रहा है, संधारित्र। अब याद रखिएगा ये जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका उपयोग आवेश को संचय करने में किया जाता है, जिसका जो खोज है लेडेन जार नामक वैज्ञानिक ने किया था। पूछता है संधारित्र का, तो संधारित्र एक विद्युतीय उपकरण है जिसका उपयोग आवेश को संचय करने में किया जाता है, जिसका खोज लेडेन जार नामक वैज्ञानिक ने किया था। दूसरा आता है धारिता। तो कहता है किसी चालक में एक इकाई विभव में वृद्धि के लिए, किसी चालक में एक इकाई विभव में वृद्धि के लिए जितने आवेश की आवश्यकता होती है उसे उस चालक की धारिता कहते हैं, जिसे सी के द्वारा सूचित किया जाता है, और सी बराबर मिल जाता है क्यू बटा भी। याद रखिएगा धारिता बराबर आवेश बट्टा विभव मिलता है। अब देखते हैं सिंबल जो है इसका चिन्ह कैसा होता है। तो चिन्ह याद रखिएगा कि चिन्ह जो है ये दोनों टर्मिनल क्या होंगे, इक्वल, तब बन जाएगा आपका कैपेसिटर। संधारित्र बन जाएगा, अगर बड़ा छोटा कर देते हैं तो ये बैटरी का रूप ले लेगा। अब आता है धारिता बराबर क्या मिलेगा, सी बराबर क्यू बट्टा भी,
और Q क्या है, आवेश। तो आवेश बट्टा विभव, आवेश का मात्रक होता है कूलम प्रति वोल्ट, किसका मात्रक है, तो याद रखिएगा धारिता का। कूलम प्रति वोल्ट किसके तुल्य होता है, तो फैराड का। अब यहाँ से याद रखिएगा 1 फैराड बराबर 96,500 कूलम होते हैं। 1 फैराड बराबर कितने होते हैं, 96,500 कूलम होता है। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक है संधारित्र का समूहन, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ये मिलता है सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम समूहन और समांतर क्रम समूहन। अब देखते हैं श्रेणी क्रम समूहन में पूछता है कि संधारित्र के श्रेणी क्रम समूहन का समतुल्य धारिता क्या होता है, तो याद रखिएगा 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1 में C3। और इसी को यदि समांतर में जोड़ दे तो C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। हाँ, ये बिल्कुल जो है आप सोच रहे हैं वो सही सोच रहे हैं। ये प्रतिरोध का उल्टे तरीके से ये इसमें रिजल्ट आता है। प्रतिरोध में पढ़े यदि प्रतिरोध श्रेणी में है तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, लेकिन याद रखिएगा संधारित्र श्रेणी में है तो 1/C बराबर 1/C1 प्लस C2 प्लस में 1 में क्या मिल जाएगा, C3। और अगर समांतर में मिलता है तो C बराबर C1 प्लस C2 प्लस में C3 मिल जाएंगे। अब देखते हैं इस टर्म को आगे तो क्या मिलता है, तो यहाँ से आपको दे देता है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन तो जब फॉर्मूला क्लियर है तो क्वेश्चन भी आप लोग वर्कआउट कर लीजिएगा। अब यहाँ से देखते हैं कि जैसे 1-2 एग्जांपल समझ लीजिए आप कि अब यहाँ पर क्वेश्चन आ गया कि कोई संधारित्र इस प्रकार से दे दिया कि 3 संधारित्र 6 माइक्रोफराड 8 माइक्रोफराड 10 माइक्रोफराड के श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, समतुल्य धारिता क्या होंगे। तो यहाँ से निकाल देंगे 1/C बराबर 1/6 1/8 और 1/10। अब बोले ऐसे सोल्व नहीं कर लीजिएगा आप। दूसरे में यदि अगर आपको 2 ही संधारित्र देता है कि दो संधारित्र जो है आपका C1 और C2 आपको दे दिया, आपको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया तो समतुल्य धारिता। ये 2 संधारित्र है C1 और C2, तो समतुल्य धारिता क्या होगा, तो 1/C बराबर 1/C1 प्लस C2 करेंगे। एलसीएम लीजिएगा C1 गुने C2 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा C2 प्लस C1। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे कि C बराबर उल्टा करोगे 1/C बराबर टर्म आ रहा है तो C बराबर हो जाएगा C1 गुने C2/C1 प्लस में C2। ए आ गया कॉम्बिनेशन। यदि इसी में रहता 6 और 8 पूछता है आप कि 6 माइक्रोफराड और 8 माइक्रोफराड के 2 संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। 6 माइक्रोफराड और 8 माइक्रोफराड के 2 संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं तो समतुल्य धारिता क्या होगा। तो डायरेक्ट अब 1/C का फॉर्मूला, तो C बराबर कर लेंगे 8 गुने 6 कितना होता है 8 6 जा 48 और 8 प्लस 6 आ जाएगा 8 प्लस 6 कितना मिल जाएगा और 14। ए आ गया आपका माइक्रोफराड में आंसर। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसी में एक टॉपिक आता है कि यदि समान मान के इन संधारित्र, अब याद रखिएगा यदि समान मान के इन संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, यदि समान मान के इन संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़ते हैं तो समतुल्य धारिता जो निकालिएगा वो C/N कर लीजिएगा, आंसर मिल जाएगा। जैसे दे दिया आपको कि 5 माइक्रोफराड के 50 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो समतुल्य धारिता क्या होगा, तो C बराबर करिएगा C/N होता है। C का वैल्यू 5 माइक्रोफराड कितने संधारित्र है 50, 5 दहिया 50 कितना आ गया 1/10 अर्थात 0.1 माइक्रोफराड। तो यहाँ से एक क्वेश्चन मिल जा रहा है कि संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है, बढ़ जाता है कि घट जाता है। तो देख रहे हैं प्यारे बच्चों, क्या देख रहे हैं कि संधारित्र जब श्रेणी क्रम में जुटा है तो समतुल्य पहले जो था सिंगल में है 5 माइक्रोफराड, अब 50 संधारित्र जुट के कितना हो गया है 0.1 माइक्रोफराड। तो श्रेणी में अगर जोड़ दे तो समतुल्य जो धारिता है वो घट जाएगा, यदि समांतर में जोड़ दें तो बढ़ जाएगा। इसी संधारित्र को यदि 5 माइक्रोफराड संधारित्र को 5 माइक्रोफराड वाले 50 संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो समतुल्य धारिता क्या होती है, तो C बराबर N गुने C। तो N का मान 50 और C का वैल्यू 5 आ गया, 5 × 5 = 25 250 माइक्रोफराड। तो यहाँ से मिल जा रहा है
कि यदि संधारित्र जो है समांतर क्रम में जुड़ता है तो समतुल्य धारिता क्या प्रभाव पड़ता है, तो समतुल्य धारिता जो है वो बढ़ जाती है। आगे इस टॉपिक में देखेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है। तो याद रखिएगा समांतर प्लेट संधारित्र पर यहाँ पर आता है, यहीं से मिलता है रेखीय आवेश घनत्व और आपका पृष्ठीय आवेश घनत्व, एक मिलता है धारा घनत्व। क्लियर है। तो यहाँ पर टॉपिक समझ लीजिएगा कि एक टॉपिक मिलता है धारा घनत्व। धारा घनत्व को हम लोग जे से सूचित करते हैं, जे बराबर मिलता है आई बटा में ए। तो यहाँ से मात्रक हो गया एम्पियर और क्षेत्रफल का हो गया मीटर स्क्वायर, कि धारा घनत्व एम्पियर मीटर स्क्वायर। दूसरा मिलता है रैखिक आवेश घनत्व, रैखिक आवेश घनत्व, इसको हम लोग किसके द्वारा, तो इसको लैम्डा के द्वारा सूचित करते हैं। किसके द्वारा, लैम्डा द्वारा। लैम्डा बराबर क्यू बट्टा एल मिलता है, क्योंकि ये चालक के लिए होता है कि एक इकाई लंबाई में आवेश के उपस्थित मान को रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। तो यहाँ से हो गया कूलम और लंबाई का हो गया कूलम प्रति मीटर। दूसरा कहता है पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि यहाँ जो मिलता है ये पूरे धातु के पृष्ठ पर आ गया चार, तो यहाँ पर जो है क्या मिल जाता है, इसको हम लोग सिग्मा के द्वारा, सिग्मा बराबर क्यू बट्टा में एल, तो क्यू बट्टा में ए मिल जाएगा क्षेत्रफल, एक इकाई क्षेत्रफल में आवेश को उपस्थित मान को पृष्ठीय आवेश घनत्व, इसे सिग्मा द्वारा सूचित करते हैं। तो सिग्मा बराबर क्यू बट्टा में ए, तो क्यू का मात्रक कूलम और इसका हो गया मीटर स्क्वायर, कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। एक टर्म और आता है आपका आयतन आवेश घनत्व। तो किसी एक इकाई आयतन वाले धातु में आवेश को उपस्थित मान को क्या कहते हैं, आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। और इसको जो है ये आपका आ जाएगा गामा के द्वारा, तो गामा बराबर क्या मिल जाएगा, क्यू बटा में वॉल्यूम। तो इसका मिल गया कूलम और इसका मिल गया मीटर क्यूब। तो ये हो गया आपका आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व। तो घनत्व पर भी आपको ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। धारा घनत्व यहाँ से दे सकता है, यहाँ से फॉर्मूला दे देगा कि निम्न में कौन सी है, जे बराबर आई बटा ए करके, या रैखिक आवेश घनत्व करके दे देगा कि निम्न में कौन सी है। तो याद रखिएगा लैम्डा बराबर क्यू बट्टा एल। पृष्ठीय आवेश घनत्व याद रखिएगा सिग्मा बराबर क्यू बट्टा में ए मिल रहा है। और आयतन आवेश घनत्व में याद रखिएगा कि गामा बराबर क्यू बट्टा में भी मिलता है। आगे आपको याद रखना है कि समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता है, ये जो जब प्लेट आ गया तो प्लेट में इसका पूरे पृष्ठ पर आ गया, तो इसमें जो आता है पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा, और सिग्मा बराबर होती है फॉर्मूला एक क्यू बट्टा में ए आ गया, क्या मिल गया, क्यू बट्टा में ए आ गया। क्लियर है। और याद रखिएगा कि यदि इसका विद्युतीय क्षेत्र पूछता है ई बराबर, तो याद रखिएगा सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन नोट। याद रखेंगे कि समांतर प्लेट संधारित्र में प्लेट के लिए, प्लेट पर यदि आपका धारा घनत्व सिग्मा है तो विद्युतीय क्षेत्र का मान क्या होता है, तो सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन नोट। और इसी का उपयोग करते हैं तो हम लोग को मिल जाता है ई बराबर क्यू बट्टा ए एप्सिलॉन नोट। और जो है विभव बराबर, इसमें याद रखिएगा विभव बराबर ई गुने दूरी होता है, डिस्टेंस होता है। तो इसी फॉर्मूला को यूज करते हैं, तो सी बराबर मिलता है ए एप्सिलॉन नोट बट्टा डी। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या मिल जाती है, सी बराबर ए एप्सिलॉन नोट बट्टा में डी। तब यहां से आ जाता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो याद रखिएगा ए है आपका एरिया, तो समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता है वो चालक के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। अतः क्षेत्रफल बढ़ेगा तो धारिता बढ़ जाएंगे, इसके दूरी का व्युत्क्रमानुपाती हो रहा है, अर्थात दूरी बढ़ेगा तो धारिता बढ़ जाएगा, दूरी घटेगा तो धारिता घट जाएगा। और इसके माध्यम के विद्युतशीलता पर भी निर्भर करता है कि यदि हम इसमें माध्यम बदल देते हैं तो धारिता का मान भी बदल जाता है। इसी में एक क्वेश्चन और आपका है कि यदि समांतर प्लेट संधारित्र के बीच में कोई पदार्थ भर दिया जाता है, कौन से पदार्थ, कांच रबड़ प्लास्टिक को, तो कांच रबड़ प्लास्टिक वाले पदार्थ को पैरावैद्युत कहते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कहते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आप लोग को देता है कि यौगिक पैरावैद्युत वाले समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है।
यौगिक पैरावैद्युत वाले समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है? तो याद रखिएगा कि यौगिक पैरावैद्युत वाले, क्वेश्चन क्या हो गया, यौगिक पैरावैद्युत वाले समांतर प्लेट संधारित्र के धारिता, यौगिक पैरावैद्युत वाले समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो ये जो आपका प्लेट था इसमें कोई डाइलेक्ट्रिक को डाल दिया गया, तो इस डाइलेक्ट्रिक को जब डाल देते हैं, इसमें कांच, रबर, प्लास्टिक कुछ भी हो सकते हैं, तो इसमें जो सी का मान होता है वो मिलता है ए एप्सिलॉन नोट बट्टा डी माइनस टी प्लस टी बट्टा एप्सिलॉन आर, टी बट्टा एप्सिलॉन। और ये एप्सिलॉन क्या, आर क्या है, यही है आपका डाइलेक्ट्रिक। और डाइलेक्ट्रिक एप्सिलॉन आर बराबर, याद रखिएगा, एप्सिलॉन बट्टा एप्सिलॉन नोट। पूछता है पैरावैद्युतांक क्या होता है, पैरावैद्युतांक क्या होता है? तो किसी पदार्थ का विद्युतशीलता और विद्युतशीलता नियतांक के अनुपात को पैरावैद्युतांक कहते हैं। याद रहेगा आपको, किसी पदार्थ के विद्युतशीलता और विद्युतशीलता नियतांक के अनुपात को पैरावैद्युतांक कहते हैं। इसी को हम लोग डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। तो इसमें क्या मिल गया, इसमें मिल गया सी बराबर ए एप्सिलॉन नोट बट्टा डी माइनस टी प्लस में टी बट्टा में एप्सिलॉन आर। एक क्वेश्चन और ये इस पे बनता है आगे आपको, कैपेसिटर पे, कैपेसिटर पे क्वेश्चन क्या बन रहा है अब वो समझेंगे। अगला कि गोल चालक की धारिता, गोल चालक की धारिता कितनी होती है? तो गोल चालक की जो धारिता है वो याद रखिएगा कि गोल चालक है, इसकी त्रिज्या r है, तो यहाँ पर आपका इसके कारण जो धारिता है वो मिलता है 4 पाई एप्सिलॉन नोट इनटू r। और यहाँ से ही मिलता है गोल चालक की जो धारिता है वो त्रिज्या के समानुपाती होती है। अर्थात गोल चालक की जो धारिता है, त्रिज्या को अगर बढ़ा देते हैं तो धारिता का मान बढ़ जाएगा, त्रिज्या घटा देते हैं तो धारिता का मान घट जाएगा। इसी पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है समरूप बूंदे वाले। कैसा प्रश्न पूछता है कि पानी के 64 समरूप बूंद है, सभी को मिलाकर एक बड़ा सा बूंद बना दिया गया है, तो उस बड़े बूंद की धारिता क्या होगी? पानी के 125 बूंद है या तेल के 125 बूंद है, सभी को आपस में मिला दिया गया है, एक बड़ा बूंद बना दिया गया है, बड़े बूंद की धारिता क्या होगी? तो सिंपल सा है, एक नंबर का प्रश्न में इसे सोल्व कैसे करेंगे, जो टर्म को ध्यान दीजिए कि जो जब भी आपको समरूप बूंद वाला दे, जब भी क्वेश्चन समरूप बूंद वाला नजर आए, समरूप बूंद वाले प्रश्न में क्या करना है, तो सबसे पहले त्रिज्या निकालिए, त्रिज्या बराबर कर लीजिएगा क्यूब रूट, क्यूब रूट, और कुल समरूप बूंद, कुल समरूप बूंद, इतना जो त्रिज्या है वो गुना निकल जाएगा। ये कौन सा, तो ये बड़े बूंद की त्रिज्या निकल जाएगी, बड़े बूंद की त्रिज्या क्या हो जाएगा, तो क्यूब रूट कुल समरूप बूंद गुना, जब जितना त्रिज्या गुना, याद रखेंगे कि जितना त्रिज्या गुना होगा उतना ही धारिता गुना हो जाएगा, जितना त्रिज्या गुना होगा उतना ही धारिता क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। ये पॉइंट को आप याद रखिएगा। अब क्वेश्चन देख लीजिए कि छोटे छोटे पानी के 64 बूंद है, तो बड़े बूंद की त्रिज्या क्या होगी, बड़े बूंद की त्रिज्या छोटे बूंद की त्रिज्या से कितनी गुनी हो जाएगी? तो याद रखिए, तो त्रिज्या बड़का आर निकालना है, तो क्यूब रूट कर दिए, कितना बूंद मिला दिए, 64 को बूंद, इतना गुना हो जाएगा, तो 64 का क्यूब रूट निकालेंगे 4 गुना, तो छोटका के कितना गुना, तो छोटका के जो बड़का है वो 4 गुना आंसर हो जाएगा। पूछ दिया 125 बूंद मिला दिया तब कितना गुना, तो 125 का क्यूब रूट 5 गुना हो जाएगा। आपको दे दिया 212 बूंद मिला दिया, कितना गुना हो जाएगा, तो 6 गुना हो जाएगा। आपको दे दिया 343 दे दिया, कितना गुना हो जाएगा, तो 7 गुना हो जाएगा। 512 दे दिया, कितना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। 729 दे दिया, कितना गुना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। 1000 दे दिया, कितना गुना हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा। तो जब भी प्रश्न ये देंगे, ये आपको क्यूब रूट पर देना है, तो समरूप बूंद का क्यूब रूट निकालिए
और अगर पूछता है धारिता पूछ देता है कि यदि छोटे बूंद की धारिता 5 माइक्रोफराड है, यदि छोटे बूंद की धारिता 5 माइक्रोफराड है और इस प्रकार के 64 बूंद को आपस में मिला दिया है तो बड़े बूंद की धारिता कितनी होगी। तो अभी देखिए बड़े बूंद की धारिता, तो उसकी पहले त्रिज्या निकाल लीजिए। त्रिज्या कितना होगा, 64 का क्यूब रूट 4 आ गया, और छोटका का धारिता कितना 5, तब 5 गुने का 4, तब 5 चौका 20। तो बड़े बूंद की जो धारिता है वो कितनी मिल गई, 20 माइक्रोफराड। ये आपको चुटकी बजाते सोल्व हो गया। यहाँ तक ये क्लियर हो गया। अब सीखिए, अब सीखना है आपको मैग्नेट वाला पार्ट। कौन सा, मैग्नेट। तो मैग्नेट वाला पार्ट भी बेहद हल्का है। अगर इलेक्ट्रोस्टैट का जो पार्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड वाला समझ में आया होगा, तो मैग्नेट वाला भी आप देखते देखते सीख जाइएगा। चलिए देखिए चुंबक, क्या देखना है, ये चुंबक। चुंबक में देखें, मैग्नेट में इसमें पढ़े होंगे कि मैग्नीशिया में खोज होने के कारण चुंबक का नाम जो है वो मैग्नेट पड़ गया है। चुंबक में याद रखिएगा, चुंबक का नाम क्या पड़ा है, मैग्नेट। कहाँ खोज हुआ है, मैग्नीशिया में। याद रखिएगा कि चुंबक के जिस भाग में आकर्षण अधिक होता है, जैसे चुंबक है, जिस भाग में इसमें आकर्षण अधिक होगा वो चुंबक का ध्रुव कहलाता है। और ध्रुव का मिलता है ध्रुवीय तीव्रता, कि जब किसी एक लंबाई से वाले चुंबक से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसको चुंबकीय ध्रुवीय तीव्रता कहते हैं। चुंबक की ध्रुवीय तीव्रता बराबर मिल गया I गुने L। तो याद रखिएगा I गुने L मिल गया ध्रुवीय तीव्रता। चुंबक में 2 ध्रुव हो गए, एक हो गया उत्तरी, दूसरी हो गया दक्षिणी। आगे कहता है कि जब आपका जिस प्रकार से एक विद्युतीय विभव और क्षेत्र के समान ही है। अब आता है उसमें पढ़े थे कि आवेश के कारण बल लगता है तो विद्युतीय क्षेत्र बना था। अब इसमें याद रखिएगा कि जब किसी चुंबक के ध्रुव के कारण बल का अनुभव होता है तो वो चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, जिसे B द्वारा सूचित किया जाता है। और B बराबर मिल जाएगा F बटा में M, और उसमें मिला था E बराबर F बटा Q। दोनों कंपेरिजन करिएगा, एक पर एक फ्री आपको है। उसमें मिला था विद्युतीय फ्लक्स, कि एक इकाई क्षेत्रफल से गुजरने वाले विद्युतीय बल रेखा की संख्या को क्या कहते हैं, विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। तो याद रखिएगा, एक इकाई क्षेत्रफल से गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखा की संख्या को क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। अब कहता है आगे, क्या कहता है कि अब यहाँ पर देख लीजिए चुंबकीय क्षेत्र हो गया B बराबर एक बट्टा में आपको मिल गया चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर क्या मिलता है, BDS cos थीटा, की एक इकाई क्षेत्रफल से जितना आपको चुंबकीय बल रेखा गुजरेगा वो क्या बन जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स। तो फाई बराबर BDS cos थीटा, उसमें मिला था EDS cos थीटा। E बराबर फाई E था, उसमें फाई B है। दोनों में थोड़ी सी अंतर है, इस चीज को आप गौर करेंगे। तो फाई B बराबर BDS cos थीटा बन रहा है। तो क्या हो जाएगा, जब cos थीटा को हम हटाएंगे तो कौन सा प्रोडक्ट आएगा, डॉट प्रोडक्ट। ये बार बार बोला जा रहा है, जब cos थीटा हटती है तो कौन सी प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट आते हैं। तो फाई बराबर V वेक्टर डॉट DS हो जाएगा। तो यहाँ से DS क्या है, एरिया, तो V वेक्टर डॉट A वेक्टर भी आपको बोल सकता है। यहाँ तक चीजें कंप्लीट आपको है। अब देखिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या कहता है कि जब किसी चुंबक, इसको कैपिटल M द्वारा डिनोट किया जाता है, कैपिटल M बराबर 2mL मिलता है, कि जब किसी चुंबकीय द्विध्रुव के ध्रुवीय तीव्रता के किसी एक मान को, जब किसी चुंबकीय द्विध्रुव के ध्रुवीय तीव्रता के किसी एक मान को बीच की दूरी से गुना कर देते हैं तो उसे क्या कहते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का वीडियो बनाया गया है, आप जाइए प्लेलिस्ट में, वहां पर आप देखिए फिजिक्स में आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर 50 सीरीज आपको मिल जाएगा, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएगा। और आपके लिए बहुत मेहनत किया जा रहा है, तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और अपने दोस्तों के पास शेयर अवश्य कर दे। थोड़ी सी मोटिवेशन आपसे हमें भी मिलती है। आगे देखिए क्या आता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जैसे हम लोग देखे थे विद्युतीय क्षेत्र की दिशा में, विद्युतीय क्षेत्र में पढ़े थे हम लोग, क्या पढ़े थे कि उसमें जो है डायरेक्शन क्या मिला था, कि विद्युतीय क्षेत्र में प्लस से माइनस की ओर मिला था। इसमें याद रखिएगा, इसमें जो है चुंबक के बाहर जो है ये नॉर्थ से साउथ। अब इतना याद रखिएगा, कुछ विद्युत का प्लस और चुंबक का नॉर्थ बराबर लेकर चलिएगा। विद्युत का प्लस चुंबक का नॉर्थ बराबर लेके चलेगा, विद्युत का माइनस चुंबक का साउथ बराबर लेके चलेगा, आपकी झंझट ही समाप्त हो जाएगी। यहां तक क्लियर है। आगे क्या कह रहा है कि जैसे उसमें हम लोग देखे थे किस वाले पार्ट में,
विद्युत वाले में क्या मिलता है, उसमें जाता था धन आवेश से ऋण आवेश की ओर। इसमें चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखा है या दिशा है वो बाहर में नॉर्थ से साउथ होगी, उत्तरी से दक्षिण, लेकिन अंदर में याद रखिएगा दक्षिणी से उत्तरी की ओर। और उसी प्रकार से यदि द्विध्रुव आघूर्ण कह दे, आपको क्या कह दे, द्विध्रुव आघूर्ण, तो द्विध्रुव आघूर्ण में जो डायरेक्शन है वो आपको मिलेगा जैसे उसमें मिला था माइनस से दूर प्लस की ओर। तो इसमें भी याद रखिएगा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण में साउथ से दूर नॉर्थ की ओर, साउथ से दूर, साउथ से दूर और नॉर्थ की ओर, नॉर्थ की ओर किसमें मिलेगा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट वाले में चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है, किधर होती है, साउथ से दूर होती है, नॉर्थ की ओर होती है। आगे देखिए आप उसमें पढ़े थे विभव, किसी बिंदु आवेश के कारण, इसमें देगा एकल ध्रुव के कारण चुंबकीय विभव का मान क्या होता है, एकल ध्रुव के कारण चुंबकीय विभव का मान क्या होता है। तो याद रखिएगा एकल ध्रुव के कारण या साउथ दे दे या नॉर्थ दे दे, तो इसके कारण म्यू नॉट बट्टा 4 पाई गुने एम बट्टा में आर, क्षेत्र में उसमें मिला था, उसमें मिलता था 1/4 पाई। तो यहाँ पर टर्म को समझ लीजिए कि विद्युत से कंपेरिजन कर लिए, इसका विद्युतीय विभव और क्षेत्र वाला पार्ट को कंपेरिजन कर लीजिए, आपका सारा झंझट जो है वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ऐसे भी बोला गया है डर के आगे जीत है, डर के आगे जीत है। तो आप अपने विश्वास को बनाए रखिए, क्या रखना है कि Q का तुलना जो है वो ध्रुवीय तीव्रता, Q क्या है, आवेश, इस टर्म को समझ लीजिए थोड़ी सी अगर कंफ्यूजन है तो। M क्या है, ध्रुवीय तीव्रता, ध्रुवीय तीव्रता से तुलना किया जा रहा है। आगे कहता है कि इसमें जो मिला, ठीक है, इसमें क्या मिल रहा था, -Q + Q। तो इसमें कह रहा है कि इसमें नॉर्थ लीजिएगा, क्या लीजिएगा, नॉर्थ, अर्थात सिंपल सा लिख देते हैं हम कि जो प्लस का तुलना है वो नॉर्थ से, माइनस का तुलना है वो साउथ से करिएगा। इसमें कांस्टेंट मिलता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसमें मिलेगा म्यू नॉट बट्टा 4 पाई। इसमें विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण P मिलता था, इसमें चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण M मिलेगा। इसमें विद्युतीय फ्लक्स फाई E आता था, इसमें भी फाई ही रहेगा, इसमें B मिलेगा। इसमें विभव सिर्फ B देते थे, इसमें विभव भी दे के B दे देंगे। इसमें क्षेत्र E देते थे, विद्युतीय क्षेत्र E से, चुंबकीय क्षेत्र जो है वो B से तुलना करेंगे। तो यही पार्ट आपको कंपैरिजन है, इस पार्ट को समझ गए आपका पूरा कॉन्सेप्ट मैग्नेट आपको क्लियर हो जाएगा। अब यहां से आता है, उसमें पढ़े थे किसी बिंदु आवेश के कारण चुंबक विद्युतीय विभव कितना मिला था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बट्टा में आर। यहाँ क्वेश्चन है कि एकल ध्रुव के कारण चुंबकीय विभव का मान क्या होता है, एकल ध्रुव के कारण चुंबकीय विभव का मान क्या होता है, याद रखेंगे B बराबर म्यू नॉट बट्टा 4 पाई आ गया, उसमें मिलता था Q, तो Q को जगह M बट्टा में R, क्षेत्र निकालेंगे M बट्टा R² हो जाएगा। अब उसमें पढ़े थे विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण वाले कंडीशन में कि एक समान विद्युतीय क्षेत्र में विद्युतीय द्विध्रुव को रख दिए, विद्युतीय द्विध्रुव को रख दिए, उस पर जो बला घूर्ण लग रहा था, जो एक तरफ से टेल रहे थे दूसरी तरफ से खींच रहे थे, वो टेलने खींचने में बला घूर्ण कितना हुआ था, तो उसमें मिला था टॉर्क बराबर PE साइन थीटा। इसमें याद रखिएगा BM साइन थीटा, इसमें क्या मिल रहा है चुंबक में, BM साइन थीटा, अर्थात B वेक्टर क्रॉस M वेक्टर आपको ऑप्शन देगा, वहां पर ऑप्शन बना देगा M वेक्टर क्रॉस B वेक्टर MB साइन थीटा, लेकिन याद रखना है क्या BM साइन थीटा होता है, BM याद रखिएगा, चुंबक में BM बम मार दिए साइन थीटा निकल लेगा, B वेक्टर क्रॉस M वेक्टर। अब आता है कि इसमें मिला है आपका चुंबक के कारण, देखिए विद्युत वाला में एक पार्ट आपको छोड़ा गया था कि जो आवेश था प्लस माइनस इसके बीच में बल लगता था, जिसके बारे में कूलम्ब ने बतलाए थे, कूलम्बिक फोर्स, वो बतलाए थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 गुने Q2 बट्टा R²। क्या बोले थे कि दो आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसे हम लोग कूलम्ब का नियम बोलते हैं। किसके लिए, स्थिर वैद्युत के लिए। चुंबकत्व के लिए कूलम्ब का नियम क्या होता है कि चुंबक के जो दो ध्रुव है नॉर्थ और साउथ, इसके बीच की ध्रुवीय तीव्रता M आ गया, M1 M2 ले लिए, तो यहाँ पर मिल गया FB बराबर म्यू नॉट बट्टा 4 पाई गुने M1 गुने
m2 बट्टा आर स्क्वायर। अर्थात चुंबक के दो ध्रुवों के बीच में लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल ध्रुवीय तीव्रता के गुणनफल के समानुपाती और बीच के दूरी के कर्मानुपाती होता है। ये दोनों आपको हो गया। उसमें पढ़े थे अच्छी स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में विभव का मान क्या होता है। इसमें पढ़ेंगे विद्युतीय चुंबकीय द्विध्रुव के कारण। क्या क्वेश्चन है? चुंबकीय द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है। तो याद रखेंगे B बराबर म्यू नॉट बट्टा 4 पाई गुने में 2m बट्टा आर क्यू। B बराबर म्यू नॉट बट्टा 4 पाई गुने में 2m बट्टा में आर क्यू। और जो आपका है निरक्षीय में जाएंगे तो हो जाएगा म्यू नॉट बट्टा 4 पाई m बट्टा में आर क्यू। वहां पर मिला था 2p बट्टा आर क्यू, p बट्टा आर क्यू। यहाँ p के जगह m है, p के जगह क्या है, p के जगह m है, तो वहां 2p बट्टा आर क्यू, तो यहाँ मिलेगा 2m बट्टा आर क्यू। वहां p बट्टा आर क्यू, तो यहाँ मिल जाएगा m बट्टा आर क्यू। वहां फाई बराबर मिला है eds cos थीटा, तो यहाँ मिलेगा bds cos थीटा। क्या मिल जाएगा? bds cos थीटा। यहाँ v बराबर मिला आपको, क्या मिल गया है? v बराबर सिर्फ मिला होगा, क्या मिला होगा? q f बट्टा में q के एक इकाई या w बट्टा q पड़े होंगे। किसी एक इकाई धनावेश को लाने से किए गए कार्य को विद्युतीय विभव कहते हैं। v बराबर w बट्टा q। इसमें मिलेगा m बट्टा में किसको कारण? एक इकाई उत्तरी ध्रुव के ध्रुवीय तीव्रता को लाने में किए गए कार्य, तो w बट्टा में m मिल जाएगा। एक चुंबकीय विभव मिल गया। तो यहाँ से हम लोग कौन सा पार्ट इलेक्ट्रिक, आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक का इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड क्वेश्चन और मैग्नेट से क्वेश्चन हम लोग कर लिए। अब पार्ट बच गया आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें आता है बायो-सेवर्ट लॉ। जिसमें मिलता है बायो-सेवर्ट लॉ के किसी धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है। तो पढ़े होंगे धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का जो मान है, चालक से बहने वाली धारा I अल्पांश भाग ds और साइन थीटा के समानुपाती और बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसे बायो-सेवर्ट का नियम भी कहते हैं। जिसमें मिला होगा इस प्रकार से, थोड़ी सी ध्यान दे लीजिए। क्या मिल गया? किसी धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो क्या मिल रहा है। इस टर्म को देख लीजिए, तो क्या मिल जा रहा है? इस धारावाही चालक के कारण यहाँ पर अल्पांश भाग अगर dx मान लेते हैं, इस बिंदु पर निकालना है P वाले पॉइंट पे चुंबकीय क्षेत्र, अगर बीच की दूरी r है तो dB बराबर कहा म्यू नॉट बट्टा 4 पाई होगा। और बहने वाली धारा, इससे धारा I बह रही है, तो I अल्पांश भाग dx ले लिए साइन थीटा, इसके बीच में जो कोण बना उस कोण को साइन थीटा के समानुपाती और बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। यही है बायो-सेवर्ट का नियम। अब इसमें आता है गोल चालक के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, इसे सीख लीजिए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या आपका है, इसमें जो पढ़े होंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इसमें देखिए क्वेश्चन क्या क्या मुख्य क्वेश्चन आपका है जो आ रहा है। इसी में से क्वेश्चन आपको 5 नंबर में भी पूछे जा सकते हैं, तो इस टॉपिक को थोड़ी सी कवर कर लीजिएगा आप लोग। और इस पर भी एक वीडियो आपको लॉन्ग में बना दिया जाएगा। बस आप लोग जो है रेगुलर हमारे चैनल पर बने रहिए। देखिए क्वेश्चन आपका, बायो-सेवर्ट नियम की सहायता से गोल चालक से धारा प्रवाहित करने पर इसके अक्ष पर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है। जैसे गोल चालक है, इसे धारा जा रहा है और E इसका केंद्र हो गया, तो इसकी अच्छी स्थिति में किसी पॉइंट ले लिया, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। तो त्रिज्या r मानते हैं, अगर यहाँ से कैपिटल R दूरी पर जाता है तो ये निकाल लेगा, ये हाइपोटेनस कर्ण हो जाएगा, लंब का स्क्वायर आधार स्क्वायर। अब यहाँ पर जो है इधर आगे आपको साइन यहाँ पर ले लिए, परपेंडिकुलर ड्रा कर लिए, तो इस प्रकार हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो है इस डायरेक्शन में चला जाएगा। मान कितना होता है चुंबकीय क्षेत्र का, याद रखेंगे कौन से, गोल चालक के कारण अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का जो मान आ रहा है वो म्यू नॉट बट्टा 2 गुने I गुने r स्क्वायर बट्टा r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर के पावर 3/2 मिलता है। यही आपको अगर दे दे कि गोल चालक के केंद्र पर दे देता, केंद्र पर, तो केंद्र पर याद रखिएगा म्यू नॉट गुने I बट्टा 2r होता है। इसी को म्यू नॉट बट्टा 4 पाई कॉन्स्टेंट होता है, तो हम लोग I में क्या कर लिए, 2 से 2 पाई से गुना कर लिए, 2 पाई से और पाई से भी नीचे गुना कर लेंगे, 2 पाई से, तो 2 गुने 2 पाई बराबर 4 पाई हो गया, y गुने 2 पाई बट्टा में r मिल जाएगा। यही इसको काट के हम अर्धवृत्त बना दे, तो अर्धवृत्त में याद रखिएगा मिल जाएगा म्यू नॉट बट्टा 4 पाई, तो रहेगा I गुने यहाँ 2 पाई मिल रहा है, 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, रहेगा पाई
आई गुने पाई बट्टा में आर। अगर इसी को हम लोग कोई खाली एक खंड दे दे, वृत्त खंड दे दे, तो ये तो रहेगा म्यू नॉट बट्टा 4 पाई आई गुने आर। और जो वृत्त खंड के बीच में जो कोण बना, अगर कोण अल्फा बन रहा, कोण ए बन रहा, कोण बीटा बन रहा, तो सिर्फ कोण बचेगा, या कोण थीटा बन रहा तो कोण थीटा रहेगा। एक क्वेश्चन आता है आपको, अनंत लंबाई के रेखीय तार के कारण, अनंत लंबाई का कोई रैखिक तार है अनंत लंबाई की, इससे धारा प्रवाहित कर रहे हैं, किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा। तो याद रखिए, इस तार के कारण किसी पॉइंट पे जो चुंबकीय क्षेत्र का मान है वो म्यू नॉट गुने आई बट्टा में 2 पाई आर मिलेगा। 2 पाई आर को 4 पाई बनाना है, 2 से ऊपर गुना कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बट्टा 4 पाई गुने 2 आई बट्टा में आर आ जाएगा। एक आपको लास्ट क्वेश्चन आज के लिए देखिए, क्वेश्चन आपको आता है कि दो तार एक दूसरे के समांतर हैं। आगे आपका क्वेश्चन दे दिया कि दो तार एक दूसरे के समांतर हैं और दोनों तार से आपको क्या कर दिया जाए, धारा प्रवाहित कर दिया जाए। दो तार एक दूसरे के समांतर हैं या प्रति समांतर दे दिया जाए। अब इसमें दो कंडीशन है कि एक धारा समांतर दिशा में या प्रति समांतर दिशा में, कि दोनों से धारा I1 इससे I2 या इससे I1 इससे I2 जा रहा है, उससे आ रहा है, तो ये इस पर बल आरोपित करेगा। कितना बल आरोपित करेगा, याद रखिएगा कि जो दो तार एक दूसरे के समांतर हैं, दो चालक तार एक दूसरे के समांतर हैं, दोनों से धारा प्रवाहित करने पर चालक द्वारा आरोपित बल का मान क्या होगा। तो अगर तार की लंबाई L है, कितनी है L, तो जो आरोपित बल है वो F बट्टा में L बराबर म्यू नॉट बट्टा 4 पाई, गुणों में दो तार है 2 गुने I1 गुने I2 ले लीजिएगा, बटा कर लीजिएगा R। एक्चुअल में ये जो टर्म है ये निकालेंगे, सोल्व करेंगे तो आता है F बट्टा L बराबर म्यू नॉट बट्टा 2 पाई गुने I1 गुने I2 बट्टा में R। अब देखिए यहाँ 2 पाई को 4 पाई बनाने के लिए हम लोग क्या कर लिए, 2 से नीचे गुना और 2 से ऊपर गुना, तो ये बन गया हमारा 4 पाई। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। आगे हम लोग देखेंगे अगले सीरीज में, हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट। क्या देखेंगे, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और अल्टरनेटिंग करंट, ये तीनों साथ में मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।